की टेल इट इज। बच्चों, इस सिक्के में करंट आ सकता है क्या? कोयल में तो करंट आता है ना, एक क्लोज्ड पाथ होता है, करंट आता है। सिक्के में करंट आ सकता है क्या? किसी प्लेट में करंट आ सकता है क्या? किसी डिस्क में करंट आ सकता है क्या? किसी सॉलिड बॉडी में करंट आ सकता है क्या? यही चर्चा के साथ हमारी आज डे 22 की वीडियो होगी स्टार्ट। हेलो हाय सत श्री अकाल, केम चो कैसा है, वेलकम टू परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष त्यागी आप लोगों का स्वागत तो कर ही रहा हूं, साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर प्रेरित कर रहा हूं बुलेट की रफ्तार से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। रिवाइज करो जल्दी से, पेपर बहुत क्लोज आ गए हैं हमारे, बिल्कुल भी हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो क्यों वेस्ट करेंगे। हेडिंग लगाएंगे क्या? एडी करंट, एडी करंट, एडी करंट। देखो, हमने बोला कि कोई सॉलिड मेटेलिक मास होता है तो उसमें भी करंट पैदा हो जाता है। करंट पैदा करने की शर्त क्या है? पहली और आखिरी शर्त एक ही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दो। जैसे कोयल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता था, करंट पैदा हो जाता था, उसी तरह से सॉलिड मेटेलिक बॉडी में भी फ्लक्स जो है, उससे लिंक जो फ्लक्स है उसको चेंज करते रहो, उसमें करंट पैदा हो जाएगा। और उस दौरान जो करंट पैदा होता है उसी को एडी करंट बोलते हैं, क्योंकि वो वाटर एडीज की तरह होता है। जैसे पानी में पत्थर फेंको तो कुछ एडीज बनती हैं जो पानी को बड़ा सुंदर सा मतलब दृश्य उस समय पानी में तैयार करती हैं, वो एडीज होती हैं। इसीलिए इस करंट को भी एडी करंट बोला जाता है, क्योंकि ये भी ऐसा ही दिखता है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? व्हेन सॉलिड मिन्ने भीतर बन जागी तेरी सॉलिड बॉडी रे, व्हेन सॉलिड मेटेलिक मास इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग, हाय हाथ नहीं चल रहा मेरा, लिखते चलना आप, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट induced in form of eddies called eddy current। बोले सर हम नहीं मानते ऐसा कोई करंट आ सकता है, कोई सॉलिड बॉडी में भी ऐसे करंट आ सकता है, हम नहीं मानते। तो 3 एक्सपेरिमेंट बच्चों हम लोग यहां पर देखेंगे जो एडी करंट की एग्जिस्टेंस को प्रूव करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या किया गया, आपको एक कॉपर की डिस्क दी गई, ठीक है, उस कॉपर की डिस्क को ऑसिलेट कराया जाता है, कहां? एक मैग्नेटिक फील्ड में। ये नॉर्थ पोल लगाया मैंने, ये साउथ पोल लगाया, ठीक है दादा, और इसके बीच में ये कॉपर की प्लेट है, कॉपर की प्लेट है, इसको अपन क्या कराने वाले? ऑसिलेट कराने वाले हैं, इसको अपन ऑसिलेट कराने वाले हैं। देखो नॉर्मली यदि मैं इसको ऑसिलेट कराऊं तो ये कॉपर प्लेट काफी लंबे टाइम तक ऑसिलेट कर पाती है ऐसे, ठीक है, लेकिन जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में मैं ऑसिलेट कराता हूं तो इसको बहुत तगड़ी डैम्पिंग एक्सपीरियंस करने को मिलती है। यानी कि ये इतने लंबे टाइम तक ऑसिलेट ना करके बहुत छोटे से टाइम के लिए ऑसिलेट करती है, और इसका ऑसिलेशन जल्दी ही डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। व्हाट डू वी से? ये डैम्पिंग कहां से आ रही है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डैम्पिंग? ये ऑसिलेशन इतनी जल्दी रुक क्यों रहा है? हम लोग इसका जिम्मेदार ठहराते हैं इंड्यूस्ड करंट को। हम लोग बोलते हैं कि जब ये प्लेट इस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर घुसती है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, जब ये प्लेट बाहर निकलती है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स घटता है। घुसती है मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा क्योंकि लाइनें ज्यादा पास होंगी, जब बाहर निकलेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा क्योंकि लाइनें कम पास होंगी। फ्लक्स चेंज होगा तो V से करंट इंड्यूस हुआ, और वो उस वजह को अपोज करेगा जिस वजह से पैदा हुआ। यानी कि अंदर एंटर करते टाइम करंट आएगा तो अंदर एंटर करने से रोकेगा, और बाहर निकलते टाइम करंट आएगा तो बाहर जाने से रोकेगा। आते को आने नहीं देगा, जाते को जाने नहीं देगा। जब अंदर घुस रही होगी तो रोकेगा, लेकिन इनर्शिया के कारण वो बाहर निकलेगी मोशन कैरी करते हुए, फिर ये से वापस बुलाएगा, तो जब ये इधर जाएगा तो वापस बुलाएगा इधर, तो वापस, और इस तरह से ऑसिलेशन इसका खत्म करके रोक देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम इस एक्सपेरिमेंट से एडी करंट की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, तो उनके लिए एक्सपेरिमेंट 2 भी कराया गया। इसी वाली कॉपर डिस्क के स्लॉट कटिंग करी, यानी कि इसको कुछ ऐसी डिस्क बना दिया गया। एरिया क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया। एरिया रिड्यूस करा मैंने, अर्थात रेजिस्टेंस बढ़ाया मैंने, और मैंने क्या पाया कि कॉपर प्लेट के ऑसिलेशन पुराने केस के मुकाबले ज्यादा लंबे टाइम तक चले। यानी कि इस बार जो ऑसिलेशन है इसके मुकाबले उनकी लाइफ ज्यादा थी, डैम्पिंग घट गई थी क्योंकि करंट घट गया था रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से।
ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो सॉलिड मेटेलिक बॉडी में करंट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। फिर भी यदि कुछ लोगों को तसल्ली ना हो तो एक और एक्सपेरिमेंट कराया गया है, एक्सपेरिमेंट 3। इसमें हम लोग एक कॉइल लेते हैं, एक कोर है मेरे पास, उस कोर पर मैंने कॉइल को वाइंड किया है और इसको कनेक्ट किया है एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से, एसी सोर्स, यानी कि एक ऐसी सोर्स जिसमें करंट बदलेगा। इसके ऊपर अपन ने रखी एक बहुत पतली सी डिस्क। जैसे अपन यहां से करंट देते हैं तो देखते हैं क्या, ये डिस्क हवा में उठ जाती है, राइज्ड इन एयर। डिस्क हवा में उठ गई। हवा में उठने के पीछे कौन होगा? हम बोलते हैं कि यदि यहां कॉइल पे ये नॉर्थ बना होगा, ये साउथ बना होगा, मैग्नेटिक फील्ड यदि ऐसे डेवलप हुआ होगा तो कॉइल का नीचे वाला हिस्सा भी साउथ बन गया होगा। लेंस लॉ के कारण अपोज करना है उसे, साउथ साउथ के बीच में रिपल्शन, और कॉइल हवा में उठ गई होगी। यानी कि कॉइल नहीं, डिस्क डिस्क डिस्क, यानी कि डिस्क में करंट पैदा हुआ, प्लेट में करंट पैदा हुआ, प्लेट में करंट पैदा हुआ, और यही करंट होता है एडी करंट, जो सॉलिड बॉडी में पैदा हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगा होगा। लेकिन इसने हमारा नुकसान बहुत कर दिया। कहां नुकसान कर दिया? मैं हेडिंग लगवाता हूं आपकी, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट। ऐसे इफेक्ट एडी करंट के जो हमें नहीं चाहिए थे, ससुरे फिर भी आ गए। बिन बुलाए मेहमान से मुलाकात करते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट, वो इफेक्ट्स जो हमें नहीं चाहिए थे। बच्चों, हम चाहे जनरेटर की बात करें, आई मीन डायनामोस की बात करें, बच्चों हम मोटर की बात करें, हम लोग ट्रांसफॉर्मर की बात करें, इन सब में एक कॉइल होती है जो किसी कोर पर बांधी गई होती है। कोर उसका बेस। मोटर में भी आप एक कॉइल को वाइंड करते हो, किसी बेस पर वाइंड करते हो, जनरेटर में भी करते हो, ट्रांसफॉर्मर पढ़ा नहीं चैप्टर 7 में पढ़ोगे, उसमें भी सेम चीज करते हो। कोर क्या होती है? एक सॉलिड बॉडी होती है। आप इन कोर को जब वाइंड कर देते हो कॉइल को, तो इनको घुमाते हो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में, तो एरिया चेंज, थीटा चेंज वगैरह वगैरह के कारण इनमें फ्लक्स चेंज होता है और एक करंट इंड्यूस हो जाता है, जो हमने अभी भी सीखा। वो करंट हमारी फालतू की पैदावार है जो हमें नहीं चाहिए थी, जिसके कारण हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारा पावर वेस्ट होता है। तो यानी कि इनकी कोर में डेवलप हो जाता है, इनकी कोर में क्या हो जाता है? करंट इंड्यूस हो जाता है, और वो इंड्यूस करंट क्या करता है? फिर अननेसेसरी पावर वेस्टेज कराता है, अननेसेसरी एनर्जी लॉस कराता है। ये इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं। हम लोग इनको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल तो खत्म नहीं कर सकते। जैसे ट्रांसफॉर्मर में हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मर में हम लोग सिंगल कोर की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं? काफी पतली पतली कोर्स ले सकते हैं और उनको लैमिनेट कर सकते हो। आप लैमिनेट करने का मतलब ये हुआ कि आप कोर के बीच में इंसुलेशन डाल देते हो। इंसुलेशन डालने के कारण क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट घट जाता है और करंट का इफेक्ट भी कम हो जाता है। तो सिंगल कोर की बजाय लैमिनेटेड कोर्स, यानी काफी सारी फाइन फाइन कोर्स और उनके बीच में लैमिनेशन, ये इसका मिनिमाइजेशन हुआ। अब कुछ उन फायदों की बात भी कर लेते हैं जिनका एडी करंट इस्तेमाल करके हम लोग फायदा ले सकते हैं। जैसे 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 सबसे पहले इंडक्शन फर्नेसेस है ना, आपके किचन में भी आप फर्नेसेस इस्तेमाल कर रहे हो जो इंडक्शन बेस्ड है, यानी कि उनमें क्या होता है? एडी करंट इंड्यूस होता है और उससे क्या आती है? हीट आती है, और आप कुकिंग और इन सब पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में क्या है? डैम्पिंग इज जब ऑसिलेशंस को डैम्प करो। आपकी गाड़ी चलाते हो, आप 60 की स्पीड, 80 की स्पीड, कैसे बड़ी स्टेबल होती है आपकी पॉइंटर, 80 की स्पीड पर बिल्कुल रुकी हुई होती है। आपको नहीं लगता उसको ऑसिलेट करना चाहिए इनर्शिया के कारण, लेकिन वो बहुत स्टेबल और बहुत स्टेडी चलती है ड्यू टू द डैम्पिंग कॉज्ड बाय द एडी करंट। इंटरेस्टिंगली तीसरी और जबरदस्त एप्लीकेशन है एडी करंट की मैग्नेटिक ब्रेक्स में, जो ट्रेन में इस्तेमाल होते हैं, मेट्रो में इस्तेमाल होते हैं मेनली। आपका मेट्रो का व्हील जो होता है वो मेटेलिक व्हील होता है। आप जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हो ना बच्चों, तो इसका मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड ऑन करा जिसमें पहिया घूम रहा है, उसने फ्लक्स चेंज एक्सपीरियंस किया, तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा जो वजह को अपोज करेगा। वजह क्या थी? पहिए का घूमना, करंट इंड्यूस हुआ और पहिए के इसी मोशन को अपोज करेगा और इवेंचुअली पहिए को रोक देगा। किसका काम करेगा? मैग्नेटिक ब्रेक्स का। दिस इज ऑल अबाउट एडी करंट। थ्योरी का टॉपिक है, ज्यादा भी नहीं तो इसके नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, और ये मेरे हिसाब से जितनी भी देर में मैंने खत्म किया होगा उतनी देर में आपको इसकी सारी जरूरी चीजें मिल जाएंगी।
आगे बढ़ते हैं दो दोस्तों की कहानी पर। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कैसे पता करेंगे कि दोस्ती तुम्हारी मजबूत है कि नहीं, जिंदगी भर टिका पाओगे कि नहीं? क्वांटिफाई कर सकते हो दोस्ती को, कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरी जो है सुमित्रा से कम दोस्ती है, कौशल्या से ज्यादा दोस्ती है, कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं। लेकिन यहां मैं ऐसे दो दोस्तों की कहानी लेकर आ रहा हूं जिनकी दोस्ती को आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो दोस्ती का मतलब क्या है, तुम्हारे दोस्त को कोई मारे और दर्द तुम्हें हो, चोट उसको पहुंचे दुख तुम्हें हो, भूख उसे लगी हो तुम खाना खा लो पेट उसका भर जाए, यही तो दोस्ती है। आओ दो दोस्त को बुला लेते हैं यहां पर। दोस्त नंबर 1 क्या नाम दे दें? जय। दोस्त नंबर 2 क्या नाम दे दें? वीरू। क्या है ये? कॉइल है। कौन सी कॉइल है ये? सोलेनॉइड कॉइल है। सिंपली कॉइल भी बोलूंगा तो भी चलेगा। दोस्ती कितनी पक्की? दोस्ती इतनी पक्की कि इसमें यदि करंट चेंज करो, इसमें यदि करंट चेंज करो तो इसमें करंट पैदा हो जाएगा, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। मारोगे इसको लगेगी इसको। और सिर्फ दोस्ती इसकी तरफ से नहीं है, इसकी तरफ से भी है। यदि इसमें करंट चेंज करोगे तो यहां पर भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बच्चों बोला करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ ईएमआई। एक ईएमआई का सिंपल सा टाइप ही है जिसमें आप वही फंडामेंटल वही रूल इस्तेमाल कर रहे हो। क्या? फ्लक्स चेंज कर रहे हो, करंट पैदा हो रहा है। फ्लक्स चेंज करने के लिए जो रास्ता आपने अपनाया है वो रास्ता है चेंज ऑफ करंट का। ये रास्ता फेराडे ने ही दिखाया था एक्सपेरिमेंट 2 में, बखूबी आप लोगों को याद होगा। ऑल राइट, लेट्स सी। When current is changed in primary coil, the flux linked with the secondary coil placed in the neighbor of primary coil induces the current in it. इसमें करंट चेंज होता है, इसका फील्ड चेंज होता है, उस विसिनिटी में उस सराउंडिंग में ये भी रहती है। ये क्या करती है? उस फ्लक्स चेंज को एक्सपीरियंस करती है जिसके कारण इसमें करंट पैदा हो जाता है। इसी को आप क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। माय डियर बच्चास, इसमें यदि आपने I1 करंट दिया और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स आया, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इसने एक्सपीरियंस किया, कितना? phi2। तो ये phi2 जो है वो प्रोपोर्शनल होता है I1 के। यानी कि जितना फ्लक्स एक्सपीरियंस कर रही है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? बेसिकली I1 पर डिपेंड कर रहा है। यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट भी आ जाएगा। कांस्टेंट होगा M21। M21 M is nothing but coefficient of mutual induction. Coefficient of mutual induction. Let's reverse the role for once. Phi1 is proportional to I2 now. यानी कि करंट इसमें दे रहे हैं और करंट यहां पैदा हो रहा है, तो Phi1 is equal to हो जाएगा M12 into I2. M12 is again coefficient of mutual induction, but this is of coil 2 with respect to 1. This is of coil 1 with respect to 2. In general, what I can write? Phi is proportional to I. Phi is equal to Mi. M is what? Coefficient of mutual induction. I guess अब समझ में आ गई होगी बात। अब क्लियर हो गया होगा कि रूल में क्या बना रहा था नीचे। ठीक हो गई बात? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और दूसरा नाम है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। यदि आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेते हैं तो आपको यह पता लग जाता है कि म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना ही है इन दोनों की दोस्ती निकालना। यानी कि इनकी दोस्ती कैलकुलेट करनी हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, आपको इनकी दोस्ती का आइडिया लग जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा है तो दोस्ती गहरी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कम है तो दोस्ती हल्की है। बात समझ में आ गई? साथ ही साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस की एसआई यूनिट की भी बात कर लेते हैं बच्चों। एसआई यूनिट होती है हेनरी, हेनरी का सिंबल होता है H। और फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई को भी चेंज कर लेते हैं। E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता था माइनस का, आप चाहें तो E इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि फाई की जगह एम आई आ गया है तो आपको पता लगता है E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आ गई, आंखें खोल के देख लेंगे जरा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर डिपेंड करता है।
करंट कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, ये डिसाइड करेगा कि वोल्टेज कितनी ज्यादा आएगी। मैंने टुकड़ों में बिखेर दिया पूरा टॉपिक आपके सामने, आपका दिल करे तो समेट लीजिए सारे टॉपिक को इकट्ठा और जान लीजिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, जान लीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, जान लीजिए इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। आई होप कि मेरे सवालों के साथ साथ आपके दिमाग में जवाब भी आए होंगे। बच्चों अब मैं क्या करता हूं, दो सोलेनॉइड कॉइल लेता हूं जो कि कोएक्सियल होंगी, ठीक है, और उनका ना म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालूंगा। ये पेपर में बहुत आता है सवाल, बहुत अच्छे से समझना। मैंने ले ली है दो कॉइल, मेरे पास आज दूसरे कलर का मार्कर नहीं है तो मैं दूसरी कॉइल को ऐसे बना रहा हूं, डॉटेड से बना रहा हूं। बहुत गंदा डायग्राम बन रहा है, सो सॉरी टू से कि इतना गंदा डायग्राम आपको तो नहीं बनाना है, आपको अच्छा सा बनाना है पेपर में। तो एक कॉइल है मेरी S1 और एक कॉइल है मेरी S2। S1 का नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N1 है, एरिया जो है वो A1 है, रेडियस जो है वो R1 है और आई कैन से लेंथ जो है वो L1 है। सिमिलरली S2 कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है, एरिया जो है वो A2 है, रेडियस जो है वो R2 है और लेंथ जो है वो L2 है। ऑल्सो आई कैन से कि नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो हो जाएंगे N2 अपॉन L2 और यहां पर N1 हो जाएंगे क्या, N1 अपॉन L1। दिस इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। यदि ये सारी बातें समझ में आ गई हो तो आओ खेल शुरू करते हैं। खेल क्या है, करंट I1 इज गिवन टू S1। S1 कॉइल को आपने I1 करंट दिया, इस I1 करंट की वजह से S1 में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, कितना, म्यू नॉट N1 I1। आई होप दिस इज क्लियर। I1 करंट से इसने इतना मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नेचर का होगा क्योंकि ये करंट भी चेंजिंग नेचर का होगा। अब यदि ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नेचर का तो इससे जो फ्लक्स पैदा होता है वो भी चेंजिंग नेचर का होगा। लेकिन सेकंड कॉइल कितना एक्सपीरियंस करती है हमें तो वो निकालना है, तो हमें निकालना है phi2, हमें निकालना है phi2 फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल। वो कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इनटू B1 A cos थीटा। बोलो A क्या है, सर A2 होना चाहिए यहां पर, तो ना बच्चों यहां पर A2 होगा ना यहां पर A1 होगा, यहां पर होगा A और A क्या है, A है म्यूचुअल एरिया, A है म्यूचुअल एरिया। इस बात को समझिए जरा अच्छे से। मान के चलो ये एक राम है, राम जो है इतने जगह तक अपना एरिया कवर कर सकता है और ये इसका दोस्त श्याम है, ये इतने जगह तक एरिया कवर कर सकता है। इनकी मुलाकात कहां हो सकती है, केवल यहां कॉमन जगह में। यदि एक कॉइल है वो अपना फ्लक्स फैलाती है इतने में, लेकिन दूसरी कॉइल का सिर्फ इतना ही एरिया उस एरिया में एग्जिस्ट करता है, तो सिर्फ फ्लक्स कितने में एक्सपीरियंस होगा, इतने ही एरिया में एक्सपीरियंस होगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहां ना मुझे A1 लेना है ना मुझे A2 लेना है, मुझे लेना है म्यूचुअल एरिया A। थीटा कितना, फील्ड ऐसे जाएगा, एरिया वेक्टर भी ऐसे जाएगा, तो थीटा हो जाएगा 0। तो यानी कि phi2 क्या बनेगा, B1 की वैल्यू डालो, म्यू नॉट N1 I1 इनटू N2 into A. Is this clear? Is this clear? Yes, 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 yes. Now I have to find M21. निकालो फॉर्मूला, 1 मिनट पहले सिखाया, phi2 upon I1 बनेगा। क्या कर दीजिए, phi2 ऊपर लिखा हुआ I1 से डिवाइड कर दीजिए, म्यू नॉट N1 I1 A N2 अपॉन में I1 से I1 कट गया। ये छोटा n है, ये बड़ा n है, या तो दोनों को छोटा n लिखो या दोनों को बड़ा n लिखो, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज करो। क्या पसंद करोगे, छोटे n में, चलो छोटे n में करते हैं। M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1। N2 को क्या लिख दूं, N2 को लिख दूं छोटा n2 इंटू L, छोटा n2 इंटू L, ये बन गया M21। देखो अच्छे से देखो बेटा, करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड आया, उससे फ्लक्स आया, फ्लक्स अपॉन करंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ। सेम टू सेम चीज रिपीट करूंगा रोल रिवर्स करके, क्योंकि इस बार मैं करंट दूंगा, करंट I2 इज गिवन टू S2। ये समझ में आया तो वो भी समझ आएगा।
S2 को करंट दिया तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आया, बोले कितना, म्यू नॉट N2I2। उसकी वजह से फर्स्ट कॉइल ने एक्सपीरियंस किया फ्लक्स, बोले कितना, N1B2A cos थीटा। N1 नंबर ऑफ टर्न्स उस कॉइल के, B2 ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया कॉमन वाला, थीटा तो फिर से 0 आएगा। लेट्स पुट द वैल्यूज, B2 की जगह ऊपर से डाल दिया म्यू नॉट N2I2 इनटू में A। अभी क्या करने का अपने को निकालना है M12 जो कि हो जाएगा 5/1/I2। आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज, म्यू नॉट N2I2 A N1/I2, I2 से I2 कट गया। फिर से या तो छोटा n या बड़ा n, सिर्फ छोटा n ही मैंने प्रेफर किया, मेरे पास बन जाएगा यही जो बना था पहले, यानी कि M12 इज इक्वल टू M21। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम है ये कि दोनों क्या निकले, एक दूसरे के बराबर निकले। दोनों को क्या मान लेता हूं मैं, m के बराबर मान लेता हूं, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड हो गया म्यू नॉट N1 N2AL। आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑन स्क्रीन, लेट मी सी इट। यस इट इज विजिबल। ध्यान रखें, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, एक बात, डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कॉइल, दूसरी बात विच एरिया, कॉमन एरिया। नंबर 3, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। फिलहाल मैंने फ्री स्पेस लिया है तो म्यू नॉट डला हुआ है, कोई और आएगा तो फिर म्यू आर इंटू म्यू नॉट हो जाएगा, म्यू आर वहां पर रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी। बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है। इसी डेरिवेशन से अगला डेरिवेशन भी होगा, तो इसको बिल्कुल भी ना अटकना, भूलना, खराब करना, अच्छे से समझ लेना। म्यूचुअल इंडक्टेंस समाप्त। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों, जय को मारोगे तो वीरू को दर्द होगा, सीख लिया तुमने। वीरू को मारोगे तो जय को दर्द होगा, सीख लिया तुमने। साला जब जय को मारोगे तो जय को भी तो दर्द होगा, या वीरू को मारोगे तो वीरू को भी तो दर्द होगा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ दोस्त को ही जाके चोट पहुंचेगी, चोट तो उसको पहुंचेगी ना जो पिट रहा है बेचारा। यानी कि जब एक कॉइल में करंट चेंज करोगे उसकी वजह से दूसरी में करंट तो पैदा हुआ, लेकिन उस कॉइल में भी तो करंट पैदा होगा, क्योंकि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसमें पड़ोसी रह रहा है उसका, उसमें वो खुद भी तो रह रही है। यदि ये कॉइल है मेरे पास, मैंने बोला इससे एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ है चेंजिंग नेचर का, और उसके उस सराउंडिंग में कोई दूसरी कॉइल थी जिसने वो एक्सपीरियंस कर लिया, इसमें करंट पैदा हो गया। जब इसने एक्सपीरियंस करा तो वो इसने भी तो एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, यानी इसमें भी करंट पैदा होगा, और इस समय जो करंट पैदा होगा उसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। सेल्फ इंडक्शन यानी कि खुद में ही इंड्यूस कर लेना करंट, जब खुद ही फ्लक्स चेंज एक्सपीरियंस कर रहे हो, खुद के ही करंट चेंज होने के कारण। बहुत सिंपल सी बात बताता हूं आपको। देखिए यहां पर मेरे पास एक बैटरी है, और मैं बैटरी में क्या कर रहा हूं, एक टैपिंग की इस्तेमाल कर रहा हूं। इस टैपिंग की को फिलहाल मैं क्या करने जा रहा हूं, क्लोज करने जा रहा हूं, यानी कि स्विच ऑन कर रहा हूं। मैं स्विच ऑन करता हूं मैं तो देखता हूं कि यहां पर एक करंट इंड्यूस हो जाता है। ये करंट इंड्यूस जो हुआ है बच्चों, ध्यान से देखें आप, ये जो एक्चुअल करंट है, सोर्स करंट है, उसके ऑपोजिट पैदा हुआ है। साथ ही साथ यदि मैं इसमें स्विच को ओपन कर रहा हूं, यानी कि सर्किट को ओपन कर रहा हूं, ये मेरा टैपिंग की ओपनिंग द स्विच, तब इसमें मैं देखता हूं कि एक इंड्यूस करंट आता है जो मेरी सोर्स करंट की डायरेक्शन में ही आता है। दिस इज द सोर्स करंट। हैव अ लुक टू दिस, हैव अ लुक टू दिस। यहां पर करंट 0 था, जब आप स्विच ऑन कर रहे हो तो एक आई करंट तक पहुंचने में करंट को टाइम लगेगा, करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट पैदा भी होगा। ये करंट क्या करेगा, जिस वजह से पैदा उस वजह को अपोज करेगा। वजह क्या थी, करंट का बढ़ना, तो ये इस करंट के खिलाफ आया। यहां देखो आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी एक आई करंट था, आप स्विच ऑफ कर रहे हो, यानी कि आप जीरो करंट की तरफ जा रहे हो। इट मस्ट टेक सम टाइम, जितने में ये करंट चेंज होगा उतने में फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि करंट इंड्यूस होगा। इस बार करंट फिर से वही काम करेगा, जिस वजह से पैदा हुआ उस वजह को अपोज करेगा। वजह थी करंट का घटना, इंड्यूस करंट उसको बढ़ाने आएगा, बढ़ते को बढ़ने नहीं देगा, घटते को घटने नहीं देगा। यही तो काम है इंड्यूस्ड करंट का। और यही प्रोसेस क्या है, यही प्रोसेस है सेल्फ इंडक्शन। फिर से यहां पर वही कहानी है कि फाई प्रोपोर्शनल होता है आई के, एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आता है, इस बार आएगा एल, पिछली बार था एम, इस बार आएगा एल। एल को बोलते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन,
और यू कैन से सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर सिंपली यू कैन कॉल इट इंडक्टेंस। कुछ जाने पहचाने से शब्द है। हाँ, जैसे आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस, जैसे आप पढ़ चुके हो कैपेसिटेंस, बिल्कुल वैसे ही एक नया टर्म आया है इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन देता है? रेजिस्टर। कैपेसिटेंस को कौन देता है? कैपेसिटर। इंडक्टेंस को कौन देता है? इंडक्टर। यानी कि इन कॉइल का नाम क्या होता है? इंडक्टर। इंडक्टर शब्द ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या तोप चीज होगी, लेकिन जब देखा तो क्या निकला? सिंपल एक सॉलिनॉइड कॉइल। क्योंकि जब उसको आप चेंजिंग करंट पर कनेक्ट कर देते हो तो उसमें इंडक्टेंस ऑफर करने लगती है वो। जैसे मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था तशरीफ शब्द पता नहीं क्या होता है, कि आइए तशरीफ रखिए। अब बाद में पता लगा तशरीफ ये होती है, बम को तशरीफ बोलते हैं मेनली। मे भी मेरी उर्दू आज भी गलत हो, पर ऐसे इंडक्टर का इंडक्टर लगता पता नहीं इंडक्टर क्या है। इंडक्टर एक सिंपल सी कॉइल है जो इंडक्टेंस ऑफर करती है। इंडक्टेंस कब ऑफर करती है? जब उसमें करंट चेंज होगा। आइए एक कॉइल का इंडक्टेंस निकाल लेते हैं। मैंने कॉइल ली, इसमें एक चेंजिंग करंट दिया। क्या दिया? चेंजिंग करंट दिया, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। कितना? म्यू नॉट एन आई। यदि ये चेंजिंग है तो इससे फ्लक्स भी आएगा। कितना? एन बी ए कॉस थीटा। थीटा तो फिर से वही 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। बी की वैल्यू डाल देता हूं, एन म्यू नॉट एन आई ए। मुझे निकालना इंडक्टेंस। इंडक्टेंस हो जाएगा फाई अपॉन आई। यहां पर डालो म्यू नॉट एन आई ए, एन अपॉन आई, आई से आई कट गया। फिर से या तो छोटे एन में ले लो या बड़े एन में। मैंने लिया छोटे एन में, छोटे एन में बन गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। दिस इज द इंडक्टेंस। बड़े एन में बनाना हो बड़े एन में बना लो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, बड़े एन में बन गया इंडक्टेंस। यूनिट वही हेनरी, एच सिंबल। किस पर डिपेंड करा? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। किस कोर पर बांध रहे हो कोइल को? एन नंबर ऑफ टर्न्स पर, ए एरिया पर। दिस इज योर इंडक्टेंस, or you say self inductance, or you say coefficient of self induction. now ये भी हो जाता है समाप्त। बच्चों ने कुछ सवाल पूछे हैं, इसलिए वापस इसी टॉपिक को लेकर आ गया हूं मैं कि इंडक्टर करता क्या है, इंडक्टेंस है क्या। तो इंडक्टर जादुई पुड़िया है। जब करंट घटने लगता है तो ये बैटरी की तरह काम करता है, और जब करंट बढ़ने लगता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। यानी कि ये सर्किट में करंट को कांस्टेंट रखने का काम करता है। देखिए, जब करंट बढ़ने लगा था तो ये इसके खिलाफ खड़ा हो गया ताकि तुम कम हो जाओ, और जब करंट घटने लगा था तो ये इसके साथ खड़ा हो गया ताकि तुम बढ़ जाओ। एक ऐसा जादूगर जो रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है, जो बैटरी की तरह भी काम कर सकता है, जो एनर्जी को खर्च करना भी जानता है और जो एनर्जी को सेव करना, एनर्जी को देना भी जानता है, ये है इंडक्टर। बैक ईएमएफ नाम का भी एक शब्द यहां पर जुड़ा होगा, यानी कि एक ईएमएफ जो आप सर्किट में पैदा करते हो और एक उसके रेस्पॉन्स में जो ये बैक साइड में डेवलप करता है। कौन? इंडक्टर। क्या फॉर्मूला बन सकता है? ईएमएफ का फॉर्मूला वहीं से आएगा, डी फाई बाई डी टी। आपको याद है फैराडे लॉ से? फाई की जगह पर एल आई डाल दीजिए तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, अ ईएमएफ व्हिच इज डेवलप्ड इन द रेस्पॉन्स ऑफ सोर्स ईएमएफ। सोर्स ईएमएफ जो कि चेंजिंग नेचर का होगा, तो उसके कारण इंडक्टर में बैक ईएमएफ भी पैदा हो जाता है। कितना? इतना। अब मेरे सवालों के जवाब आ गए हैं, अब आऊंगा मैं अगले टॉपिक पर। फाइनली डे 22 के लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग हैं, और चैप्टर का डिवाइस हमारे सामने आ गया है, एसी जनरेटर। बहुत आसान डिवाइस है। किसी भी डिवाइस को करते टाइम जरूर ध्यान रखना बच्चों, एक तो उसकी डेफिनेशन सबसे पहले आपको लिखनी होती है उसकी थियोरी में, फिर आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना होगा। ये हर डिवाइस के लिए बता रहा हूं मैं आपको, वर्किंग प्रिंसिपल बताओगे, फिर उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन बताते हो, वर्किंग बताते हो, डायग्राम देते हो, मतलब कंस्ट्रक्शन डायग्राम, फिर आप उसकी वर्किंग देते हो। वर्किंग में अमूमन तौर पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हुआ करते हैं, और फिर आप उसके एप्लीकेशन और यूजेस वगैरह देते हो। आइए बारी बारी से इन्हीं सभी टॉपिक्स की बात करते हैं। जनरेटर की, जनरेटर की डेफिनेशन, जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है, क्लास 10th से आपको आती होगी।
वर्किंग प्रिंसिपल इज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन फ्लक्स लिंक्ड विद अ कोइल चेंजेस, करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। जनरेटर का काम ही होगा करंट पैदा करना, तो फ्लक्स चेंज करके आप करंट पैदा कर दोगे। कंस्ट्रक्शन और डायग्राम देख लीजिए। आपके पास यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके लिए आपने यूज कर ली है मैग्नेट पोल पीसेस नॉर्थ साउथ। यहां आपने डाल दी है एक आर्मेचर कॉइल, उस कॉइल को आपने यहां पर देखिए कम्यूटेटर्स से कनेक्ट किया है। कम्यूटेटर्स में क्या क्या है अच्छे से देखना है। कम्यूटेटर में ये जो मैं बना रहा हूं सिलेंड्रिकल टाइप का थोड़ा थोड़ा, इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग्स। और इसके साथ में यहां पर ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मैं बना रहा हूं, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रशेस। तो ये है स्लिप रिंग 1 S1, ये है स्लिप रिंग 2 S2, ये कार्बन ब्रश B1, ये कार्बन ब्रश B2, और ये कनेक्ट होता है फिर लोड के साथ में। नाउ व्हाट डज दिस डू? स्लिप रिंग्स हैं और कार्बन ब्रशेस हैं। इस सारे सेटअप को एक साथ में कम्यूटेटर बोलते हैं। कम्यूटेटर का मतलब होता है कम्यूट कराना। तो यहां से जो भी करंट पैदा होगा वो ये दोनों कम्यूट कराएंगे लोड तक। गेट माय पॉइंट? यहां से पैदा हुआ पोटेंशियल कम्यूट कराया जाएगा इस लोड तक। ये बल्ब है या जो भी है। कैसे? क्योंकि देखो जब कोई कॉइल रोटेट करेगी तो रोटेट करने के साथ साथ उसका वायर के साथ तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाया जा सकता ना, क्योंकि कॉइल रोटेट करेगी तो वायर भी क्या करेगी, ऐसे ही वाइंड करती चली जाएगी, लिपटते चली जाएगी और टूट जाएगी। लेकिन आप क्या करते हो, ऐसे ये ले ली, स्लिप रिंग्स ले ली। अब इसके साथ एक कार्बन ब्रश टच कर दिया, ये इसको कार्बन ब्रश मान लो, इसको स्लिप रिंग मान लो। तो जब कॉइल घूमेगी तो स्लिप रिंग उसके साथ घूमेगी और कार्बन ब्रश हमेशा उसके साथ टच में बना रहेगा, ताकि कनेक्शन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भी, एक मोमेंट पर भी ना छूटे, और जो भी यहां पर वोल्टेज पैदा कर रहे हो आप, वो वोल्टेज रेगुलरली ब्रशेस के थ्रू लोड को मिलती रहे। दिस इज द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेस। बाकी तो सारा फंक्शन आपको पता है। मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल का एरिया होगा, और साथ ही साथ कॉइल को रोटेट कराया जाता है ओमेगा वेलोसिटी के साथ। अब मैं डे 21 का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यदि ओमेगा के साथ ये कॉइल रोटेट कर रही है तो इसका मतलब इसका थीटा जो टी टाइम में चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, ओमेगा टी। यानी कि थीटा चेंज होने के कारण इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है BA cos ओमेगा टी। यदि आप उसकी रेट निकालना चाहते हो किस रेट से चेंज हो रहा है, तो आप निकालोगे d∅dt, d/dt of BA cos ओमेगा टी। Why are you not putting a minus sign? Let's put it. माइनस साइन आ गया लेंस लो के कारण। डिफरेंशिएट करोगे आएगा BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। याद होगा n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आ जाएगा NB ओमेगा साइन ओमेगा टी। कुछों को लग रहा होगा सर तो बहुत जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि सर ने ये ऑलरेडी डे 21 की वीडियो में बता दिया, आप लोग जाके चेक कर लेंगे। दिस इज द इंड्यूस्ड EMF विच डिपेंड्स ऑन द टाइम, वेरीज एज द साइन फंक्शन, और यही है AC वोल्टेज और AC वोल्टेज का प्रोडक्शन। करंट की बात करें तो दैट शुड बी E/R, वो हो जाएगा NBA ओमेगा अपॉन R साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू I। इसको I0 लिख सकते हो, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, या इसको भी E0 लिख सकते थे, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। दीज आर द इक्वेशंस जो बार बार आपको चैप्टर 7 में मिलती रहेंगी। बट यहां ये कैसे पैदा हुई है सिर्फ इतना ही हमें जानना था। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज डेवलप। चाहे आप हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करिए, चाहे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करिए, आप किसी भी तरह के पावर प्लांट में इस जनरेटर को जरूर यूज करते हो। बस जनरेटर में कोयल को रोटेट कराने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कभी पानी से रोटेट कराओगे, कभी स्टीम से रोटेट कराओगे, कभी विंड से रोटेट कराओगे, लेकिन कोयल को रोटेट कराओगे मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि उसका फ्लक्स बदलोगे तो उसमें वोल्टेज पैदा होगी। बस खास बात यहां पर यह है कि जो वोल्टेज पैदा होती है वो टाइम के साथ वेरी करती है, मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन में भी, जिस कारण से इसको AC जनरेटर या ऑल्टरनेटिंग EMF बोला जाता है। इस टॉपिक के साथ मेरा डे 22 साथ ही साथ चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है समाप्त। आप सब लोगों से गुजारिश है कि यदि आपको ये पसंद आया है तो पक्का वो पसंद जाहिर करिए लाइक बटन दबाकर। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपका एग्जाम
कितने नज़दीक है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके लिए प्रोडक्टिव है देखना। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो घंटे का बटन जरूर दबाना। मैं मनीष शाह आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।